नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन बात करेंगे प्रतिस्थापन लोच पर। देखेंगे किस प्रकार से प्रतिस्थापन लोच का मापन मेजरमेंट किया जा सकता है और इससे संबंधित हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसकी भी चर्चा आज के इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। साथ ही दोस्तों, मूल्य लोच, प्राइस इलास्टिसिटी, आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी तथा प्रतिस्थापन लोच, सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी में परस्पर क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसकी भी चर्चा आज की इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। लेकिन दोस्तों, प्रतिस्थापन लोच पर चर्चा करने से पूर्व मैं हल्की सी चर्चा एक बार पुनः है जो आड़ी लोच, जिसे तिरछी प्रतिलोच भी कहा जाता है, अर्थात क्रॉस इलास्टिसिटी पर करना चाहूँगा। अधिकांशतः देखने को मिलता है कि जो आड़ी लोच है क्रॉस इलास्टिसिटी है और प्रतिस्थापन लोच है उसको हम भ्रमित होकर एक ही मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उन दोनों का यानी क्रॉस इलास्टिसिटी और प्रतिस्थापन लोच का अलग अलग कंसेप्ट है। जैसा कि हमने क्रॉस इलास्टिसिटी यानी प्रतिलोच के अंतर्गत देखा, किसी एक वस्तु यानी वाई वस्तु की बात करें तो वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, चाहे यहाँ अक्ष वस्तु भी रख सकते हैं, अक्ष वस्तु की कीमत में भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन कर रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप अक्ष वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। उसके माप को हम आड़ी, तिरछी, जिसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं, उसके द्वारा मापन करते हैं। जबकि प्रतिस्थापन लोच का कंसेप्ट अलग है, जिसकी आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिस्थापन लोच के सूत्र मेथड की कि किस प्रकार से इसे मापा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिस्थापन लोच के मापन का सूत्र मेथड, तो दो वस्तुओं के अनुपात में जो प्रतिशत परसेंटेज या अनुपातिक परिवर्तन होता है, उसमें प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS में जो प्रतिशत परसेंटेज परिवर्तन या अनुपातिक परिवर्तन है उसका भाग देकर जो हमें माप प्राप्त होता है वो होता है प्रतिस्थापन लोच का। दोस्तों, देखते हैं कैसे दो वस्तुओं के अनुपात में परसेंटेज परिवर्तन निकाला जाता है और कैसे प्रतिस्थापन की सीमांत दर का परसेंटेज परिवर्तन निकाला जाता है, उसकी भी चर्चा करते हैं। लेकिन इस सूत्र, इस मेथड पर चर्चा करने से पूर्व मैं एक बार डायग्राम के माध्यम से इसको आपको समझाना चाहूँगा। जैसा कि हम ये देख रहे हैं दोस्तों, हमने प्रतिस्थापन प्रभाव को जब हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अनादिमान वक्र विश्लेषण का अध्ययन किया था, वहाँ विस्तार से चर्चा की थी। एक बार पुनः मैं आपसे अपील करता हूँ कि जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखें वो ज़रूर देखें। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हल्का मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूँ कि ये AB प्रारंभिक बजट लाइन है और IC ये इंडिफरेंस कर्व है, जो कि एक दूसरे को ये बजट लाइन ये E बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। अब देखिए, अगर इस E बिंदु पर हमें MRS प्रतिस्थापन की सीमांत दर प्राप्त करनी है तो क्या करेंगे, हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। और दोस्तों, इस E बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे जो कि हूबहू इस बजट लाइन के अनुरूप होगा। जैसा कि हमने इंडिफरेंस कर्व का ढाल स्लोप देखा था, वो होता है MRS XY डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X या MUX अपॉन MUY, जो कि इस बजट लाइन के अनुरूप है। इसका मतलब बजट लाइन का स्लोप क्या होता है वो हमने पढ़ा था PX अपॉन PY, PX अपॉन PY यानी अक्ष वस्तु की प्राइस अपॉन Y वस्तु की प्राइस। अगर यहाँ हम इस AB का स्लोप लिखें तो उसे हम MRS XY डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X के अनुरूप भी लिख सकते हैं और इस PX अपॉन PY के अनुरूप भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है साथियों। यहाँ हमने देखा कि इस E पॉइंट पर अगर इसका स्लोप निकालना है तो एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जो कि हूबहू इस AB बजट लाइन के अनुरूप आएगी। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि इस अक्ष वस्तु की प्राइस में परिवर्तन हुआ या अक्ष वस्तु की कीमत में कमी हुई तो उसके फलस्वरूप ये AB बजट लाइन है उसका B पॉइंट आगे की तरफ चला जाएगा। जब हमने हिग्स और स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव पढ़ा था और उपभोक्ता एक ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पर चला जाएगा। जैसे ही अक्ष वस्तु की
कीमत में परिवर्तन हुआ, कमी हुई, फलस्वरूप उपभोक्ता की जो रियल इनकम है, वास्तविक आय है, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। और जैसा हमने हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव पढ़ा कि उसे प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता की आय में इतनी कमी की जाए कि पुनः उसी इंडिफरेंस कर्व पर चला जाए। तो इसलिए ये आय में कमी की, उसकी इनकम में कमी की, तो वो इतनी की जितनी ये बजट लाइन है A1 B1, और ये इसको कहाँ स्पर्श कर रही है, इस F बिंदु पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो नई जो ये बजट लाइन प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई A1 B1, और अगर इस F बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर हम देखें तो वो क्या आएगी, वहाँ हम इसके समान एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, वो हूबहू इस A1 B1 बजट लाइन के अनुरूप होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम देखें कि यहाँ हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर भी लिख सकते हैं और या फिर इस बजट लाइन का स्लोप भी लिख सकते हैं, क्योंकि F बिंदु हो तो वहाँ भी उपभोक्ता इक्विलिब्रियम की स्थिति में है, और इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, यानी MRS XY अपॉन PX अपॉन PY। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये E से F को जो हम उपभोक्ता जा रहा है, गति कर रहा है, गमन कर रहा है, E से F पर गया है, वो क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव है। ठीक है, यहाँ E से F पर। अब हम देखें कि इस E पॉइंट पर मान लें कि X वस्तु की 2 इकाई और Y वस्तु की कितनी इकाई, 3 इकाई का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कितनी है, MRS कितनी है, वो हम इस AB बजट लाइन के स्लोप के आधार पर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि इस E बिंदु पर इंडिफरेंस कर्व IC का स्लोप निकालना है तो क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे जो हूबहू इस AB बजट लाइन के अनुरूप होगी। इसलिए यहाँ हम उसके स्लोप को भी रख सकते हैं और इस बजट लाइन के स्लोप को भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके MRS में प्रतिस्थापन की सीमांत दर में परिवर्तन हुआ और नई बजट लाइन क्या हुई, A1 B1 हुई। दोस्तों, इसकी अभी मैंने चर्चा की, ये कैसा आया A1 B1, तो हमने देखा कि X वस्तु की कीमत में क्या हुई थी, कमी हुई थी, जिसे ऊपर की तरफ चला गया था, उपभोक्ता ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पर चला गया था यहाँ, और अब इतनी आय में कमी की कि उपभोक्ता पुनः उसी इंडिफरेंस कर्व पर चला जाए, तो उस प्रकार हमने इसको प्राप्त किया था। तो लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ 2 इकाई और यहाँ इसकी 3 इकाई। यहाँ हम देखें कि मान लें कि इस X वस्तु की 3 इकाई और Y की कितनी कर दी, 2 इकाई का प्रयोग कर दिया। ठीक है, अब प्रतिस्थापन की सीमांत दर में MRS में परिवर्तन के फलस्वरूप, या हम यूँ कहें कि क्योंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर को हम किसके बराबर ले रहे हैं, बजट लाइन के स्लोप के बराबर, तो यहाँ बजट लाइन का स्लोप क्या हुआ है, बदला है ना, क्योंकि अभी हमने देखा कि X वस्तु की प्राइस में क्या हुई थी, परिवर्तन हुआ था नहीं, कमी हुई, इसलिए तो वो बजट लाइन यहाँ आगे की तरफ गई थी। तो यहाँ हम देखें कि इसमें कितना परिवर्तन हुआ है, परसेंटेज परिवर्तन कितना हुआ है, तो पहले ये अनुपात कितना था, इस E पॉइंट पर X वस्तु की कितनी इकाई, 2 इकाई और Y की कितनी, 3 इकाई, और अब कितना हो गया, इस A पॉइंट पर X की कितनी हुई, 3 इकाई और Y की कितनी, 2 इकाई। अब परसेंटेज परिवर्तन इस अनुपात में कैसे हुआ, तो कैसे निकालते हैं, जैसे प्रॉफिट या लॉस को हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, प्रॉफिट को निकालते हैं तो हमने बेचा कितने में और हमने खरीदा कितने में, उसको घटाते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से ये बाद वाला मूल्य कितना है, 3/2 है, और पहले वाला कितना है, 2/3 है, और ये तो हो गया परिवर्तन। परसेंटेज परिवर्तन के लिए, जैसे परसेंटेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, जो खरीदा गया मूल्य यानी प्रारंभिक मूल्य बटे के नीचे रखते हैं, तो यहाँ प्रारंभिक कितना है, 2/3 है, इनटू परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100। तो इसको सरल करेंगे तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, दोनों वस्तुओं के अनुपात में परसेंटेज परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अब ऊपर वाला हमने देखा कि 2 वस्तुओं के अनुपात में परसेंटेज परिवर्तन किस प्रकार से निकाला जाता है, और वो किसके कारण, प्रतिस्थापन की सीमांत दर में प्रतिशत परसेंटेज परिवर्तन के द्वारा। और यहाँ परिवर्तन हो रहा है, अभी डायग्राम के अंतर्गत हमने देखा कि पहले कितना था, पहले ये था MRS, और अब कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब या इसकी जगह हम जैसे डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X भी रख सकते हैं, क्योंकि ये किसका स्लोप है, इस इंडिफरेंस कर्व का स्लोप,
और जो कि इस बजट लाइन के स्लोप के बराबर है, इसलिए यहाँ हम क्या रख सकते हैं, कीमत रेखा का स्लोप भी रख सकते हैं। जैसा कि यहाँ हमने क्या लिया है, यहाँ हमने लिया है ये तो दोनों वस्तुओं के अनुपात में परिवर्तन, यहाँ 100 करेंगे, यहाँ 100 करेंगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। नीचे हमने क्या लिया है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये क्या है, ये है MRS प्रतिस्थापन की सीमांत दर में परिवर्तन अपोन प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ठीक है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह कई बार हमें मिलता है, वो मिलता है PX अपॉन PY डेल्टा। ठीक है, अपोन यहाँ क्या आएगा, PX अपॉन PY। ठीक है, क्योंकि ये PX अपॉन PY क्या है, बजट लाइन का स्लोप है। दोस्तों यहाँ भी आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ये तो है क्या, प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है। और ये त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, इस प्रतिस्थापन की सीमांत दर में होने वाले परिवर्तन को दर्शा रहा है, कितना परिवर्तन हुआ। और ये क्या है, प्रारंभिक प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ठीक है, 100 लगाएंगे तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आपसे थोड़ा सा निवेदन ये है कि यहाँ आपके सामने ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर भी हो सकती है और बजट लाइन का स्लोप भी हो सकता है। ठीक है, इसको हमने इस प्रकार भी लिख दिया, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल्टा ये वाला ये आ गया, QX अपॉन QY ये आ गया, और ये भाग का निशान ये भाग का लगा दिया, और ये वाला यहाँ लिख दिया, अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इस प्रकार लिख दिया। अब इसको और सरल करेंगे तो क्या कर सकते हैं, ये भाग को गुणा में बदल गया तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली गई यानी यहाँ आ गई, और ये वाली नीचे आ गई मतलब ये इधर आ गया। ठीक है, इसको और सरल करें तो हमने क्या किया यहाँ कि ये वाला मान इधर रख दिया डेल्टा वाई, और ये इधर रख दिया, क्योंकि हमने जब प्राइस इलास्टिसिटी क्या निकाली थी, P अपॉन एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा P, यानी कीमत में हम यहाँ एक्स वस्तु की, यहाँ Q भी लिख सकते हैं मात्रा, ठीक है, एक्स भी लिख सकते हैं, प्राइस के कारण हम देख रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्राइस की स्थान पर हमने किसका परिवर्तन लिखा है, MRS का, इंडिफरेंस कर्व के स्लोप का परिवर्तन देख रहे हैं। तो P के स्थान पर यहाँ उसमें ये वाला मान इसकी जगह परिवर्तन हो गया, और ये हो गई क्वांटिटी, दोनों जगह ये क्वांटिटी हो गई, कोई फ़र्क नहीं है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, बजट लाइन का स्लोप भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, एक समान होता है। तो इसको भी आप समझिए दोस्तों, ES ये QX अपॉन QY क्या है, वस्तु X और Y का क्या है, अनुपात है, और ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। तो अगर ये आपने हिग्स और स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव को बड़ी बेहतर तरीके से समझा होगा, और एक बार पुनः उनको आप ज़रूर देख लेना, उनको देखने के बाद इस प्रतिस्थापन लोच को समझने में बड़ी सरलता होगी। यहाँ हम देखें इन दो डायग्राम हैं, उसमें प्रतिस्थापन लोच को समझें तो दो यहाँ देखें, ये E पॉइंट है, ये E प्राइम पॉइंट है। ठीक है, इस E पॉइंट पर यहाँ हम देखें कि X वस्तु की इतनी मात्रा, यहाँ इसकी इतनी मात्रा, और Y वस्तु की ये देख लीजिए आप। ठीक है, जो ये इनडिफरेंट, ये जो बजट लाइन है, ये बजट लाइन है बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है, बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, पैरेलल है, इसका मतलब A B और A प्राइम B प्राइम दोनों का स्लोप एक समान है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ प्रतिस्थापन की सीमांत दर भी एक समान होगी, और बजट लाइन का जो स्लोप है वो भी क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो A1 है B1, A1 B1 और ये A1 प्राइम B1 प्राइम, ये भी स्लोप क्या है, एक समान ही है, बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है। इसका मतलब इस बजट लाइन का स्लोप और ये A1 प्राइम B1 प्राइम का भी स्लोप क्या है, समान है, अर्थात दोनों की प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS इक्वल होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
यहाँ जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक समान हो रहा है। क्योंकि ये बजट लाइन एक दूसरे के समान है, ये बजट लाइन और ये बजट लाइन एक दूसरे के समान है। क्योंकि हमने देखा मेथड के अनुसार हम प्रतिस्थापन लॉज को कैसे प्राप्त करते हैं कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर में जो परसेंटेज परिवर्तन है उसका भाग किस में देते हैं, दो वस्तुओं के अनुपात में जो परसेंटेज परिवर्तन होता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ हम देखें कि ये परिवर्तन तो एमआरएस बराबर है इसलिए, लेकिन हम ये देखें कि यहाँ ये होने वाला परिवर्तन इस परिवर्तन की अपेक्षा क्या है, बड़ा है। क्योंकि यहाँ देखें हमें जैसे जो भी ये मान है उसके यहाँ ये परिवर्तन है, अर्थात हम ये देखेंगे इस ए पॉइंट पर, यहाँ मान ले कि इस ए पॉइंट पर ये हो गया 4/1, लेकिन इस पॉइंट पर अपन देखें इस ए प्राइम पर ये मान ले कि अपन देख लें कि ये इससे कम है 3/1 है, ये मान ले, तो निश्चित रूप से ये एफ पॉइंट पर ये अनुपात इस एफ प्राइम पॉइंट पर क्या है, से छोटा है। अर्थात हम यूँ कहें कि ये ई से एफ पर होने वाला परिवर्तन ई प्राइम एफ प्राइम परिवर्तन से क्या है, बड़ा है, ये वाला परिवर्तन बड़ा है। निश्चित रूप से हम कहेंगे कि इस पर प्रतिस्थापन की लोच इसकी अपेक्षा यहाँ अधिक होगी ना, अधिक। यहाँ हम देख रहे हैं एमआरएस तो बराबर है, क्यों, क्योंकि हमने इनके जो स्लोप है वो एक समान लिया है, लेकिन यहाँ इनमें होने वाला परिवर्तन है वो छोटा है, यानी यहाँ मात्राओं में क्या हुआ है, कम परिवर्तन हुआ है इस दूसरे डायग्राम के अंतर्गत। तो हम ये देखें कि कोई भी इंडिफरेंस कर्व है जितनी अधिक सरल रेखा के समीप होगा, जैसे ये लगभग ये सरल रेखा के बिल्कुल ये से समीप होता जा रहा है और ये सरल रेखा के रूप में होता जाएगा, उतना ही प्रतिस्थापन लोच क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जितना ये इंडिफरेंस कर्व है कॉन्वेक्स होता जाएगा, यानी ऐसे ऐसे बढ़ता ऐसे कॉन्वेक्स होता जाएगा, प्रतिस्थापन की लोच कम होती जाएगी। ठीक है, यानी जितना अधिक सरल होता जाएगा, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन के रूप में होगा, प्रतिस्थापन लोच उतनी अधिक होती जाएगी, जैसा कि इन दोनों डायग्राम के अंतर्गत हम समझ पा रहे हैं। इसलिए जो पूर्ण स्थानापन्न है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, उनकी स्थिति में, क्योंकि हमने देखा पीछे हमने वीडियो के अंतर्गत बात की थी कि पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं का जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो सीधी सरल रेखा का होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, और जितनी स्ट्रेट लाइन होगी उतना ही प्रतिस्थापन लोच क्या होगी, अधिक होती जाएगी और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इसकी स्थिति का मतलब हुआ कि प्रतिस्थापन लोच क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, इन्फिनिटिव हो जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। अर्थात तनिक सी प्रतिस्थापन की सीमांत दर में या दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात में थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा, ऐसी स्थिति में अगर दोनों वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापक होगी तो वो एक को स्थान पर बिल्कुल छोड़कर दूसरे का प्रयोग करने लग जाएगा। अर्थात जो प्रतिस्थापन लोच है वो कितनी होगी, अनंत होगी। और पूर्ण पूरक परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री की स्थिति में प्रतिस्थापन लोच है वो शून्य होगी। तो दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बात इस कंसेप्ट को समझने की है कि यहाँ इसको हम दोस्तों ये बड़ा परिवर्तन है और ये छोटा परिवर्तन है, जबकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर या फिर दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात में समान परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि हमने देखा कि इस प्रतिस्थापन की सीमांत दर की जगह एमआरएस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Px/Py भी लिख सकते हैं। बजट लाइन के स्लोप में होने वाले परिवर्तन को भी देख सकते हैं, क्योंकि जिस साम्य की बात कर रहे हैं, जिस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, वहाँ इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, एक समान होता है। तो दोस्तों आपको इसके सूत्र के अंतर्गत नीचे की तरफ एमआरएस में प्रतिशत परसेंटेज परिवर्तन मिल सकता है या बजट लाइन के स्लोप में परसेंटेज परिवर्तन मिल सकता है। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरे जिस पर अपन मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं
कि जो मूल्य लोच है, आय लोच है तथा प्रतिस्थापन लोच है, उसमें परस्पर क्या रिलेशन है, उसकी भी चर्चा हम आज के इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो ये है प्राइस इलास्टिसिटी। जैसा कि हमने कीमत प्रभाव की बात की थी, तो कीमत प्रभाव वो होता है किसका, इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है। तो यहाँ हम देखें, ये तो है इनकम इलास्टिसिटी और ये है प्रतिस्थापन जो लोच है वो है। और के एक्स क्या है, के एक्स है वह अनुपात है, वह हिस्सा है जो अक्स वस्तु पर खर्च किया जाता है। उपभोक्ता की इनकम का वह भाग जो कौन से पर किया जाएगा, अक्स वस्तु पर। तो अक्स वस्तु पर अगर 1 से घटा देंगे तो ये शेष हिस्सा अन्य वस्तुओं पर किया जाएगा। कहने का मतलब उपभोक्ता किसी एक वस्तु पर न करके विभिन्न वस्तुओं पर कर रहा है। मान ले कि वो 2 वस्तुएं अक्स और वाई, अगर अक्स वस्तु पर के एक्स करेगा तो निश्चित रूप से वाई पर कितना करेगा, जो एक्स में खर्चा करने वाला हिस्सा है वो घटा देंगे तो वो शेष किस पर होगा, वाई पर। तो दोस्तों यहाँ हम देखें कि जो ये प्राइस इलास्टिसिटी है वो इन दोनों पर निर्भर करेगी। इनकम इलास्टिसिटी जितनी अधिक होगी तो ये मान भी अधिक हो सकता है, या ये जो अक्स वस्तु पर हिस्सा जितना अधिक होगा तो वो भी उतना ही अधिक होगा, मतलब ये मान बड़ा प्राप्त होगा हमें। तो निश्चित रूप से इन अनुमानों पर, इन अनुपातों पर भी हमें यहाँ ये लोच का मान, इलास्टिसिटी का मान प्रभावित जरूर करेगा। तो के एक्स है वह आय का अनुपात जो कौन सी वस्तु, यहाँ अक्स लिखा है तो अक्स वस्तु पर वे किया जाता है उसको दर्शाता है, ठीक है। और ई एस है वो प्रतिस्थापन लोच को दर्शाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, ई आई यानी इनकम इलास्टिसिटी के साथ के एक्स को ही रखना है और प्रतिस्थापन लोच के साथ 1 माइनस के एक्स यानी अन्य वस्तुओं पर किए जाने वाले वे के हिस्से को हमें यहाँ इसके साथ रखना है। तो थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करना दोस्तों कि इनकम इलास्टिसिटी के साथ ये हिस्सा क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि जैसे ही प्राइस में कमी होगी उपभोक्ता की वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी वास्तविक आय बढ़ जाएगी और वो उस वस्तु के जिस वस्तु की बात करें उसके अनुपात पर निर्भर करेगा। जितना अनुपात अधिक होगा ये मान है वो उतना ही प्रभावित करेगा। और उसी प्रकार प्रतिस्थापन प्रभाव को ये 1 माइनस के एक्स का मान भी प्रभावित करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। माना कि जैसे एक उदाहरण आपके सामने दे रखा है, माना कि एक उपभोक्ता अपनी आय का 1/10 भाग वस्तु एक्स पर व्यय करता है। कितना, 1/10, यानी के एक्स कितना है, 1/10 है। तो 1 माइनस के एक्स क्या होगा, ये 1 माइनस 1/10। और यदि वस्तु एक्स की जो आय लोच है, इनकम इलास्टिसिटी, वो 2 है और प्रतिस्थापन लोच 3 है, तो ऐसी स्थिति में मूल्य लोच का मान क्या होगा। तो हम यहाँ देखें के एक्स कितना है, 1/10 है, इनकम इलास्टिसिटी कितनी है, 2 है, रख दिया। 1 माइनस के एक्स कितना हो गया, 1 माइनस 1/10 और ई एस कितना है, 3 है। ये कितना मान आया, 1/5 आया, क्योंकि ये 2 से 10 को अगर हम सरल करेंगे तो ये 1/5 हो गया। और ये सरल करेंगे तो अपन को क्या आएगा, 9/10 है और इंटू 3 है, ठीक है, 1/5। और इसको सरल करेंगे अपन तो 9 3 ये 27 हो गया, 27 हो गया और /10। और यहाँ सरल करेंगे तो हमारे सामने ये 29/10 29/10 आया। और ये कितना आया, प्राइस इलास्टिसिटी कितना है, 2.9 आई। तो इस प्रकार से हम इससे संबंधित क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। और एक इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, उपयुक्त संबंध में यह प्रमाणित किया जा सकता है कि किसी वस्तु पर आय का चाहे कितना ही भाग हो वे कर रहा हो, यानी अक्स वस्तु पर कितना भी वो भाग हिस्सा खर्च कर रहा हो, यदि आय लोच जो इनकम इलास्टिसिटी है और प्रतिस्थापन लोच है दोनों इकाई के बराबर हो, 1 के बराबर हो, तो मूल्य लोच भी इकाई के बराबर ही होगा। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि दोनों इकाई के बराबर होगा तो मूल्य लोच कितनी होगी, इकाई के बराबर होगी। प्रमाणित कैसे करें कि ऊपर 1/10 अनुपात था, अब इनकम इलास्टिसिटी को भी कितना माना, 1, ठीक है, दूसरे 1 माइनस 1/10 और ये भी 1 है। ये इसको सरल करेंगे तो 1/10 और इसको सरल करेंगे तो 9/10 और ये सरल किया तो 10/10 यानी 1 आया। तो इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ये मेथड आपको ध्यान में रखना है। ये मतलब आय प्रभाव आ गया और ये क्या आया, प्रतिस्थापन प्रभाव हो गया और इनका ये
क्या है प्राइस इलास्टिसिटी इसके अंतर्गत हम प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट है प्रतिस्थापन लोच का, और यहाँ आप थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान में रखना। जबकि हमने जो तिर्यक क्रॉस इलास्टिसिटी के अंतर्गत क्या रखा था, उसमें फ़र्क क्या था कि हमने लिखा था अक्ष वस्तु की मांग मात्रा में परसेंटेज या आनुपातिक परिवर्तन अपॉन वाई वस्तु की कीमत में। लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्या है, दोनों वस्तुओं की अनुपात है और यहाँ प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात। दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात, जो अब जब अनुपात की बात कर देते हैं तो वो रिलेटिव प्राइस होती है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ हम देखें क्रॉस इलास्टिसिटी और प्रतिस्थापन लॉस में काफ़ी अंतर है, डिफरेंस है, दोनों को एक मानना गलत होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस प्रकार से हम जो मांग की लोच है उसके संपूर्ण भाग को हमने इन वीडियो के अंतर्गत समझा है। आपसे ये निवेदन है कि 2-4 बार वीडियो देखिए, उसके बाद आप नोट्स बनाइए। बिल्कुल इलास्टिसिटी से संबंधित आपका यहाँ से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।